रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट टाइम हमने जो है पैराग्राफ राइटिंग पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राइटिंग से, यानी पैराग्राफ तो राइट कर लेते हैं। पैराग्राफ राइटिंग के साथ जो हमने जब ज़्यादा चीज़ें राइट करनी है तो उसमें कुछ चीज़ों को हमने इंक्लूड करना होता है, कुछ को इंक्लूड नहीं करना होता, और क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, किस तरह आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ें आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो इसके जो कंटेंट हैं आज के लेक्चर के वो हैं व्हाट इज राइटिंग, सेकंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, थर्ड टाइप्स ऑफ राइटिंग, स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, फिर फीचर्स एंड इट्स कंपोजिशन स्टाइल एंड स्ट्रक्चर, एंड 10th is conclusion of the this lecture। तो इस वजह से हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज राइटिंग। तो राइटिंग क्या होती है? राइटिंग होती है आपका जो है ना किसी भी चीज़ को रिटन फॉर्मेट में किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट करने के लिए प्रिपेयर करना, तो राइटिंग है। तो राइटिंग के बहुत से बेनिफिट्स हैं। अगर आपको जो बोल किसी को समझा रहे हैं तो अगर आपने 10 जगह पे समझाना था, आपको 10 दफ़ा बोलना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग इस लिहाज से राइटिंग के लिए आपको एक दफ़ा राइट कर दें, वो बेशक 100 लोग भी पढ़ने, आपको अगेन एंड अगेन जो इसकी ज़रूरत है नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, ये रिकॉर्ड कीपिंग के लिए अहम है। इसके ज़रिए आप जो है रिकॉर्ड इजीली कीप कर सकते हैं। आप जो है रिकॉर्ड में रख सकते हैं। कभी किसी ने देखा है किसी को जॉब ऑफर लेटर आया और वो वर्बली हो? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे आपने जॉब करनी होती है, जिसकी बेस पे आपको जॉब मिलनी होती है। तो ऐसे तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट के तौर पे हमें अपने पास रखनी होती हैं। वो किस में आती हैं? वो रिटर्न फॉर्मेट में आती हैं। तो इसलिए रिटर्न फॉर्मेट को कंप्लेंस भी कहते हैं, कंप्लीटनेस उसमें होती है। वो क्यों? कि जब आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बाज़ ऑन द स्पॉट आपके पास जवाब देने का मुनासिब जरिया कोई नहीं होता, लेकिन अगर आपने वही रिटर्न कम्युनिकेशन करनी है तो रिटर्न कम्युनिकेशन में आप समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं, और दूसरा आप सोच सकते हैं, गौर व फिक्र कर सकते हैं, आउटलाइन फिक्स कर सकते हैं, उसके बाद आप राइट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ये राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ राइटिंग, तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग जो है, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस जो राइटिंग का है उसको वो है जिसमें हम चेक करते हैं, जिसमें हम एनालाइज करते हैं, जिसमें हम जो है देखते हैं कि हमने राइटिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं बिफोर राइटिंग, कुछ होते हैं ड्यूरिंग राइटिंग, कुछ होते हैं आफ्टर राइटिंग। तो उन स्टेप्स को मलहूज़ खातिर रखते हुए हम जो है इसको करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ राइटिंग। जब भी राइटिंग होती है उसकी बहुत सी काइंड्स होती हैं, उसमें बहुत से जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप डिफरेंट तरीके से राइट करते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव के लिहाज से डिफरेंट तरीके से राइट करते हैं तो आपका टाइप्स ऑफ राइटिंग उसी हिसाब से, यानी व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ योर राइटिंग, जब हम व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ योर राइटिंग कहेंगे तो उसकी बेस पे हम इसे कंप्लीट करेंगे। यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव राइटिंग होगा वो डिफाइन करेगा आपने किस स्टाइल में लिखना है। नेक्स्ट है गुड राइटिंग फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स हैं जो अच्छी राइटिंग में होने चाहिए? गुड राइटिंग में जो फीचर्स हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक हैं जो गुड राइटिंग में होनी चाहिए? ऑडियंस एंड फॉर्मेट, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपने एनालाइज कर लेना कि आपके ऑडियंस कौन है और फॉर्मेट आपने कौन सा रखना है। तो ऑडियंस, ये बात याद रख लें, अगर आपने अपने फ्रेंड्स के लिए लिखना है तो मे भी आप मैसेज जो है
लिख के करें और वो बिल्कुल इनफॉर्मल हो, उसमें बिल्कुल आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उसमें बिलो स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपने अपने हाई स्टैंडर्ड्स के लिए लिखना है, अपने जो है हायर अथॉरिटीज के लिए लिखना है, तो वहाँ आपको स्टैंडर्ड और रखना पड़ेगा। जिसमें आपने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करनी है, वहाँ आपका फॉर्मेट और होगा, आप जनरली उससे डायरेक्टली कुछ भी मांग सकते हैं। और अगर आपने अपने हायर अथॉरिटीज से या अपने जो फॉर्मल जिनके साथ आपका रिलेशन है उनसे आपने कुछ तलब करना हो, तो उसके लिए आपको बकायदा एप्लीकेशन, आपको प्रपोजल, इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ सकती हैं। तो ऑडियंस और फॉर्मेट इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कंपोजिशन स्टाइल। कंपोजिशन स्टाइल जब बात होती है, आपने जो आउटलाइन बनाई है, जो चीज़ आप शेयर कर रहे हैं, उसको कंपोज कैसे करना है, उसकी कैसे आपने कंपोजिंग करनी है, और जब कंपोजिंग करेंगे तो कंपोजिंग के दौरान स्टाइल क्या होगा। देखें, आमतौर पे कहा जाता है कुछ तलब करने के लिए एप्लीकेशन लिखी जाती है, लेकिन एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी होता है, उसमें भी कुछ तलब किया जाता है। एक जो प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल जो होता है, उसके अंदर भी बाद फंडिंग तलब की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मुख्तलिफ फॉर्मेट आ जाते हैं इसी चीज़ के। तो कंपोजिशन स्टाइल जो है इसी में आती है कि आपने जब उसको कंपोज करना तो स्टाइल कौन सा फॉलो करना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। जब आप राइट करेंगे तो स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मल वे पे स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट होता है इनफॉर्मल वे वाले से, इसलिए हमें स्ट्रक्चर को ओवर कर लेना चाहिए, स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है। नेक्स्ट इज ग्रामेटिकल एरर्स। आपने जो आफ्टर राइटिंग काम करने हैं उनमें आपने ग्रामेटिकल एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके उनको ओमिट करना है। उसके बाद प्रूफिंग है, आपने उनकी प्रूफ रीडिंग करनी है। प्रूफ रीडिंग के दौरान जो जो उसमें फॉल्ट है उनको क्या करना है, आपने ओमिट करके प्लेस कर देना। एट द एंड क्या आएगा, कंक्लूजन। So these are the content of the today's lecture. सबसे फर्स्ट थिंग इज राइटर। किसे कहते हैं राइटर? तो राइटर जो है, इसकी किसी ने कोटेशन के जरिए बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन की है। अ peculiar organism capable of transforming caffeine into books। यानी जो है एक ऐसा ये ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा ये पर्सन है, पर्सनैलिटी है, जिस काबिल होती है कि वो कैफीन ले और बुक्स लिखे। यानी वो कैफीन कंज्यूम करता है, उसके जवाब में क्या करता है, बुक्स राइट करता है। दैट इज राइटर। What is writing? The act or process of producing and recording words in a form that can be read and understood. राइटिंग की जो डेफिनेशन है, राइटिंग ये है कि हर वो एक्शन, हर वो एक्ट और प्रोसेस जो वर्ड्स बनाने में यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, राइटिंग। तो ऐसी राइटिंग जिसको आप लिखें किसी ऑब्जेक्टिव के तहत, जिसको पढ़ के भी कुछ समझ आ जाए और जिसको दूसरे लोग अंडरस्टैंड भी कर लें, तो वो क्या होता है, टेक्स्ट होता है, वो राइटिंग होती है। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन जो है, राइटिंग इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग लैंग्वेज इन विजुअल और टेक्टाइल फॉर्म। विजुअल का मतलब तो ये है कि आप इसे विजुअल फॉर्म में ले लेंगे, यानी हम इसे क्या करेंगे, हम इसको विजुअलाइज तरीके से, यानी जो लोगों को नजर आ सके इस तरीके से में डाल देते हैं लैंग्वेज को, यानी रिटर्न फॉर्म में ले आते हैं। टेक्टाइल फाइल का मतलब ये, फॉर्म का मतलब है कि उसमें आप जो है फुल टेक्निक्स यूज करते हैं, किसी भी बात को कन्वे करने के लिए आप क्या करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं। जब तक आप ये टेक्निक्स यूज नहीं करेंगे तब तक जो है इसे कंप्लीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो टेक्टाइल फॉर्म जिसमें आप टेक्स्ट यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं, टेक्निक्स के थ्रू आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं। यू कैन मेक एनीथिंग बाय राइटिंग, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप राइटिंग के जरिए कुछ भी बना सकते हैं। आपने बिरयानी खानी है तो 2 मिनट में बिरयानी बना ले राइटिंग के थ्रू। आपने जो है चाय पीनी है, 2 मिनट में चाय बना लें इसके थ्रू।
तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोसेस ऑफ राइटिंग की तरफ। हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। जो इसके 3 प्रोसेस है, एक होता है बिफोर राइटिंग, एक होता है ड्यूरिंग राइटिंग, एक होता है आफ्टर राइटिंग। तो तीनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, बिफोर राइटिंग प्लान करते हैं कि हमने क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या इंक्लूड नहीं करनी। जो चीज़ हम इंक्लूड कर रहे हैं उनका जो फॉर्मेट क्या होगा, ये तमाम चीज़ें क्या हैं आपके स्टेप 1 में आती हैं। स्टेप 2 जो है वो है राइटिंग। इसमें आप राइट करते हैं। आप जो है जो कुछ आपने आउटलाइन फिक्स की होती है, जिस ऑर्डर से आपने उसके बारे में सोचा होता है, उसको क्या करते हैं आप राइट करते हैं। थर्ड जो है क्वालिटी एश्योरेंस, आप उसको चेक करते हैं, उसे रिव्यू करते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, उसमें कोई एरर्स तो नहीं है। तो तमाम चीज़ें आप उसमें चेक करते हैं। तो ये तीनों स्टेप जो है राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों स्टेप्स को लेके चलना पड़ता है, इसके बगैर काम नहीं है। यानी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई आपने मूवी देखी है जिसका स्क्रिप्ट ना लिखा गया हो, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मूवी विदाउट स्क्रिप्ट बनी हो। हर मूवी का स्क्रिप्ट लिखा जाता है ताकि उसे कामयाब किया जा सके। इस तरह आपने भी जो काम करना है, जो कुछ राइट करना है, उसके पहले आउटलाइन फिक्स करनी है, उसके बारे में पहले आपने प्लानिंग करनी है कि उसमें क्या लिखना है। स्क्रिप्ट राइटिंग भी प्लानिंग ही होता है कि हमने क्या क्या शो करना है, कैसे शो करना है, ये दोनों चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, हमने क्या क्या जो है रीडर को देना है और किस तरह देना है, तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद स्टेप 2 जिसको हम राइटिंग कहते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपने जो अपने माइंड में सोचा होता है, जो आपने ब्रेन स्टॉर्म किया होता है, जो आपने ब्रेन स्टॉर्म किया होता है, उसको आप क्या करते हैं, शो कर देते हैं ऑडियंस के सामने। डोंट अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। थर्ड में है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। जब भी आप राइट करते हैं, राइटिंग के बाद उसको एक बार रीड लाजमी करना, मिनिमम एक दफ़ा, और एक दफ़ा किसी और से रीड लाजमी करवाना है। जब आप खुद रीड करेंगे बहुत सी मिस्टेक हाईलाइट हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। जब वो कोई और रीड करेगा तो बाद हमें अपनी मिस्टेक का पता नहीं चलता, तो दूसरा पर्सन जो है वो क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा उसके मुताबिक। नेक्स्ट इज प्लानिंग। कीप ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड एंड रिसर्च द टॉपिक। प्लानिंग में क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपने माइंड में रखेंगे और उस टॉपिक को सर्च कर लेंगे। यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसका दूसरा नाम क्या है, थिंक थिंक इट अप। आप जो है पहले टॉपिक को देखेंगे कौन सा है, फिर उस टॉपिक के बारे में डिटेल ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू लिखेंगे। हमारी जो सबसे बुरी हैबिट है आजकल के दौर में, कि हमारे सामने जो कुछ आ जाए हम फौरन उठा के उसको गूगल करना शुरू कर देते हैं। दैट इज नॉट राइट, ये रॉन्ग है। इसके जरिए हमारा माइंड हैबिचुअल हो जाता है कि उसने गौर व फिक्र करना ही नहीं है, उसने थिंकिंग करनी ही नहीं है। इसलिए कोई भी टॉपिक आपके सामने है, पहले अपने माइंड से आपने देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जब वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी, उसके बाद नेक्स्ट में आपने देखना है कि ये जो चीज़ें अब इसमें आ रही हैं उनका ऑर्डर क्या होगा। उसके बाद आप गूगल करेंगे। यानी फर्ज करें मैं अभी आपको क्लास में कहता हूँ कि आप लोग अभी राइट करें, क्या राइट करें, आप राइट करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग आप डायरेक्ट गूगल ऑन करेंगे, उस पर ये वर्ड लिख के सर्च आउट करना शुरू कर देंगे, ये रॉन्ग होगा। आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, आप इसके बजाय करेंगे क्या, कि आप इसको बारे में ब्रेन स्टॉर्म करें, इसकी सब हेडिंग्स बनाएं, सब हेडिंग की फिर आगे मजीद सब हेडिंग्स बनाएं। तो इन तमाम सब हेडिंग्स के बाद आप एट दी एंड फाइनल में उन सब हेडिंग्स को गूगल करके उनके बारे में डाटा कलेक्ट करें, तो तब जाके आप सही वे पे प्लान करेंगे। Keep objective in mind and research the topic. सेकेंड है थिंक अबाउट द ऑडियंस। आप अपने ऑडियंस के बारे में गौर फिक्र करेंगे। थर्ड है आउटलाइनिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइज थॉट्स। जो आप अगर आउटलाइन फिक्स कर लेंगे, उसके जरिए आपको ऑर्डर का पता चल जाएगा कि अपने टेक्स्ट को किस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह उसकी तरतीब बनाएंगे।
आउटलाइनिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइज थॉट्स, इसके जरिए आप जो है अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर लें, यानी आपने अब चीज़ें देख ली, ये चीज़ें आपके उसमें आएंगी, तो लेकिन आपने ये भी देखना वो चीज़ें जो आएंगी इनकी तरतीब क्या होगी, तो वो तरतीब आपने खुद फिक्स करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, आपने आउटलाइन बना ली, उसके बाद जो है आप क्या करेंगे नेक्स्ट, फॉलो योर, हाँ जी, बंद कर दो, वर्ड फाइल बंद कर दो। तो जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, इसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा आपका राइटिंग, क्या आपने अब राइट करना है जो कुछ आपने आउटलाइन में फिक्स किया उसी को। तो राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे एक दोस्त हैं टीचर भी हैं, तो वो कहा करते थे एक ही टॉपिक पे लिखो, एक दिन लिखो, फिर उसी टॉपिक पे दूसरे दिन लिखो, फिर उसी टॉपिक पे तीसरे दिन लिखो, फिर उसी टॉपिक पे चौथे दिन लिखो, फिर उसी टॉपिक पे 5 कम से कम 7 डेज आप एक ही टॉपिक को लिखें। तो जो 7वें दिन की राइटिंग है और जो पहले दिन की राइटिंग है उन दोनों का कंपैरिजन कर लें। तो 7वें दिन की राइटिंग अगर आप वाकई दिल से काम कर रहे हैं, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, 7th डे की जो राइटिंग है एक ही टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, वो राइटिंग बाकियों से बहुत इम्प्रूव्ड होगी। तो दैट इज, ठीक है ना, आप अगर राइट करेंगे अगेन एंड अगेन एक ही टॉपिक को, तब जाके आपको पता चलेगा कि आप इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब ये देखें, जो पिक्स है, एक ड्राफ्ट लिखा उसे फेंक दिया, दूसरा लिखा उसे फेंक दिया, तीसरा वो लिख रहा है, तो दैट इज कि आपने एक ही चीज़ को अगेन एंड अगेन लिखना है। मेरे एक दोस्त हैं, वो एक मैसेज भी अगर ग्रुप में करना होता है तो उसे 5 से 7 दफ़ा लिखते हैं, पढ़ते हैं, फिर वो मैसेज भेजते हैं। तो उनकी आदत है, पहले वो मैसेज मेरे वाले चैट बॉक्स में लिख के मुझे भेजते हैं, और जब वो मुझे आता है तो उसे देखते हैं वो ठीक है कि नहीं, अगर सही हो तो फिर उसे आगे वो फॉरवर्ड करते हैं, अगर ना हो तो वो अक्सर बेशतर से दोबारा राइट करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या आप जो है इसको एक ही चीज़ को अगेन एंड अगेन लिखेंगे, जब अगेन एंड अगेन लिखेंगे उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट वेरी गुड होगा। तो जब आपने राइटिंग करनी है तो राइटिंग में फॉलो योर आउटलाइन। मैं इसके की एक और एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं जो इस टाइम अच्छे ओहदे पे हैं, लाहौर में होते हैं। वो कहते हैं मैं स्कूल में मोटिवेशन देता था बच्चों को लिखने की, तो एक स्टूडेंट ने लिखना शुरू किया, तो उन्होंने लिखते 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 उसने मुझे लेटर लिखना शुरू कर दी। मैं उसे उन लेटर्स में तस्हीह करके उसे एक्यूरेट करके कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं, यानी इंग्लिश के टीचर थे, वो स्टूडेंट भी इंग्लिश का था, तो ये लेटर्स का जवाब देते रहे यहाँ तक कि अब वो जो स्टूडेंट है, वो जो बुक राइटिंग का पाकिस्तान का इदारा है जहाँ पे पंजाब टेक्स्ट बुक लिखी जाती हैं, उसके एज अ चेयरमैन काम कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने शुरू से हैबिट डाली लिखने की, और हम जो है चाहते हैं कि हर चीज़ हो जाए लेकिन विदाउट आवर स्ट्रगल, हमें स्ट्रगल ना करनी पड़े। तो दैट इज़ रॉन्ग कि हम जो है जब तक खुद काम नहीं करेंगे तब तक हमें काम नहीं आएगा। इसलिए हमें काम को सीखना भी चाहिए, इसलिए हमें काम को जो है लर्न भी करना चाहिए, इसलिए उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अब लास्ट टाइम मैंने आपको पैराग्राफ जो है राइटिंग पढ़ाई थी, आपने किसी ने भी इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी। हालांकि इन दिनों आपके पास टाइम काफ़ी सारा हो सकता है, कोई आपको यूनिवर्सिटी आना जाना, आपने खाने का इंतज़ाम करना, आपने जो है कपड़े धोना, इन तमाम चीज़ों से आपकी जान छूटी हुई है। अब इजीली इसके बजाय इजीली आराम से तमाम काम कर सकते हैं। तो क्या वजह है कि हम वो काम, हमारे अगर 24 घंटे में पहले 3-4 घंटे उधर सर्व होते थे, 8 घंटे तुम्हारे सोने के हैं, 12 घंटे ये गए, बाकी 12 घंटे पहले हमारे पास होते थे। अब 12 के बजाय हमारे पास और 4 घंटे भी हैं जो हमारे अदर वर्क्स में जाते थे, तो हमारे पास 16 घंटे डेली होते हैं। इसके बावजूद हम जो पढ़ा होता है उसके बिल्कुल काम नहीं करते, उसके ऊपर प्रैक्टिस उसकी नहीं करते। तो जो प्रैक्टिस और नीड ऑफ द टाइम है। तो जब भी आप राइट करेंगे सबसे पहले जो आपने आउटलाइन हैंडबुक में बनाई है उसको आप फॉलो कराएंगे। सेकंड है, इंस्पायरेशन इज एक्सेप्टेबल बट मस्ट बी केयरफुली रिव्यूड।
कि आपने आउटलाइन में कुछ चीजें लिखी थी, आप उनके मुताबिक लिखते गए, तो लेकिन अब जो है आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं चेंज। आप उसे क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें आपने इंक्लूड की थी, आपका ख्याल है इनको इंक्लूड ना करूं, या कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं की थी, आपका ख्याल बन रहा है कि मैं इसमें वो चीज़ें इंक्लूड कर दूं। तो इन दोनों सिचुएशन में, इन दोनों सूरत हाल में आपने क्या करना है, रिव्यू कर लेना है। ऐसे रिव्यू कर लेना कि इस चीज़ को आपने इंक्लूड करना है कि नहीं करना। अगर कोई चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं उसको अगेन एंड अगेन सोच लें कि इसकी वजह से काम खराब ना हो जाए। तो नेक्स्ट है यूज द इंटरव्यू अप्रोच टू सप्लीमेंट द आउटलाइन। तो इंटरव्यू अप्रोच शायद आपने सुनी हुई है कि नहीं, या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। इसमें तो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। जब भी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में जो आपने आंसर्स देने होते हैं, इनमें इन बातों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले हु, सेकंड पे व्हाट, थर्ड पे वेयर, यानी किसने, क्या, कहाँ पे और क्यों, ये तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है। जब तक ये तमाम चीज़ें आप नहीं देखेंगे तब तक जो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है कि आप किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप उनको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, राइट करेंगे। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल में जो पहली चीज़ आ रही है, री रीड योर वर्क। अपने वर्क को दोबारा रीड कर लें। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव के लिए एडिटिंग और रिवाइजिंग दो टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे एडिट भी करेंगे, आप उसे रिवाइज भी करेंगे। ऑन फेसबुक सर, क्वालिटी कंट्रोल, री रीड योर वर्क, अपने काम को दोबारा रीड करें। बी क्रिटिकल ऑफ योर ओन वर्क, अपने काम की खुद क्रिटिकल एनालिसिस करें, किस तरह करेंगे। एडिट, आफ्टर दैट रिवाइज, आप उसे एडिट भी करें, आप उसे रिवाइज भी करें। तो अपने काम को खुद आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, उसके अंदर आप उसे एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। कोई वर्ड फाइल खोलिएगा। हाँ, तो एडिट करने का क्या मतलब है कि आपसे कोई टाइपोज मिस्टेक है, टाइपिंग की मिस्टेक है, तो उसको आप कैसे हल करेंगे। और रिवाइज का ये मतलब है कि आप टाइपोज की मिस्टेक नहीं, आइडिया को रिप्रेजेंट किसी सही तरीके से नहीं किया गया, तो आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। द राइटिंग प्रोसेस, नेक्स्ट जो है वो क्या है, राइटिंग प्रोसेस। इसमें जो आता है वो आता है री राइटिंग। एंड नोट नहीं आया अभी तक, मैं देख लेता हूँ। राइटिंग प्रोसेस में प्री राइटिंग होता है, जिसके अंदर आपने प्लान और ऑर्गेनाइज करना होता है, जिसे हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है राइट राइट राइट, 2 3 4 दफ़ा लिख के देखें उसे अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट इज एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब है मेड योर द करेक्शन, आप अपने करेक्शंस को खुद अपने करेक्शंस करेंगे। नेक्स्ट इज रिवाइजिंग, यानी इम्प्रूव योर राइटिंग, अपने काम को खुद रिवाइज करके इम्प्रूव करेंगे। एंड लास्ट इज पब्लिशिंग, यानी शेयर योर वर्क, अपने वर्क को आप दूसरों से शेयर कर देंगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द राइटिंग। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आता हूँ कि आपने जब काम की क्वालिटी को देखना है तो उसमें क्या करना है। लेट्स ईट ग्रैंडपा, इसका क्या मतलब है, लेट्स ईट ग्रैंडपा, आओ दादा जान को खाएं, आओ मिलके दादा जान को खाएं। और अगर हम इसे ईट के बगैर कोमा लगा दें, लेट्स ईट ग्रैंडपा, आइए दादा जान खाना खाएं। तो अगर आप एक कोमा लगा के एक पर्सन की जान बचा सकते हैं, तो मैं भी इसके जरिए
आप किसी को फांसी से भी बचा सकते हैं। इसलिए आपने जहाँ कोमा लगाना है वहाँ लाजमी यूज करें, जहाँ फुल स्टॉप लगाना है वहाँ लाजमी यूज करें। अगर ये यूज नहीं हो रहा, इट विल नॉट बी गुड। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ राइटिंग है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है यहाँ तक तो आप